कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अनी सिंह और हम लोग जुड़े हैं जीवी स्कूल के तहत। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, जिसके शीर्षक का नाम है लाख की चूड़ियाँ। बच्चों, लाख क्या होता है? लाख का अर्थ होता है लाछा। इसका एक संस्कृत, लाख को संस्कृत में बोलते हैं लाछा। ठीक है। हमारे यहाँ आप अपनी माँ को, अपनी बहन को देखते होंगे, वो चूड़ियाँ पहनती है, वो लाछा का बना होता है, लाख का बना होता है। जो हमारे घर में औरतें पहनती है, लाछा का बना होता है। ये जो लाछा होता है वो एक विशेष प्रकार के कीड़े से बनाया जाता है। कीड़े से इस लाछा का निर्माण किया जाता है। हमारे यहाँ जो औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं उसका निर्माण एक कीड़े से किया जाता है। तो लाख की चूड़ियाँ में हम, मतलब जो चूड़ियाँ हैं उसमें हम, ये एक कहानी है, इसके बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे, जो कि कामता नाथ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कामता नाथ के द्वारा लिखा गया है। कामता नाथ जो थे वो अंग्रेजी साहित्य से एमए किए थे, लेकिन फिर भी ये हिंदी में कहानियाँ लिखा करते थे। तो इनकी कहानियों को हम पढ़ेंगे। ये अपनी कहानियाँ में लिखे हैं कि जैसे पहले के लोग होते थे, उनका पारंपरिक चलते आता था कि लाख की चूड़ियों को हाथों से बनाया करते थे, हाथ से उसे पीट करके बनाया करते थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि मशीन का निर्माण हो गया, मशीन से चूड़ियाँ बनाई जाने लगी। अभी भी मशीन से ही चूड़ियाँ बनाई जाती है, कोई हाथ से नहीं बनाता है। तो जो लोग हाथों से चूड़ियाँ बनाते थे उनका धंधा तो बैठ गया, क्योंकि उनके पास लोग अब चूड़ियाँ बनवाने नहीं जाते थे। तो उनके यहाँ अकाल की स्थिति आ गई। तो इस कहानी में इसी के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है। तो कामता नाथ का जन्म जो है वो 25 सितंबर, कामता नाथ का जन्म 25 सितंबर 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इनका जन्म 25 सितंबर 1935 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। इनका जन्म 22 सितंबर 1935 में हुआ था और इनका निधन 25 मई 2015 में हुआ था, लखनऊ के उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है। इसके ये एक कहानी है लाख की चूड़ियाँ, लेकिन इसके साथ ही ये उपन्यास भी लिखा करते थे, नाटक भी लिखे हैं बहुत सारा ये। ठीक है। तो चलिए इनकी कहानियों को पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना करके देता था। बदलू एक व्यक्ति है जो चूड़ियाँ बनाता है। ठीक है। तो लेखक बोलते हैं कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर गोलियाँ यानी कि चूड़ियाँ बना करके देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी। गोल गोल जो लोग चूड़ी बनाते थे वो लेखक को गोल गोल बना करके देते थे, ऐसे ही गोल गोल खेलने के लिए। इसीलिए वो अपनी मामा के यहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हुआ करते थे। रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेता था। इतना सुंदर सुंदर गोलियाँ बनाते थे बदलू, इतना सुंदर सुंदर गोलियाँ बनाते थे कि वो किसी भी बच्चे के मन को क्या करता था? मोह लेता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव में होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अक्सर ऐसा होता है कि आप मामा के यहाँ रहे, या मान लीजिए आप अपने घर पर हैं और वहाँ कोई मामा के यहाँ रहने आया है और वो किसी को मामा मामा बोल रहा है, तो आप अगर उससे छोटे हैं तो देखते देखते आप भी वही बोलने लगेंगे। तो वही स्थिति लेखक का था। वो अपनी मामा के यहाँ जाते थे तो वहाँ के रहने वाले लोग सब बदलू काका को काका काका बोलते थे, तो वो भी उन्हें काका बोलने लगे, जबकि उनके तो मामा लगते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिससे वह लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के चूड़ियाँ को गोल गोल करता था। वो देखिए यहाँ सामने बैठा हुआ है ना, बैठ करके वो नीचे देखिए आग लहर रहा है और इस पर ये चूड़ियों को, ये देखिए यहाँ आग लहर रहा है
और इस पे ये चूड़ियों को गर्म करके पिघला करके चूड़ियों को एक आकार देते हैं। और यहाँ देखिए निर्मित चूड़ियाँ रखी हुई है जो निर्माण की जा चुकी है। मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ियों का आकार देता था। पहले गर्म करते थे, फिर वो पिघल जाता था, जब मुलायम हो जाता था तब उसे चूड़ियों का आकार दिया जाता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। वही मुंगेरियां जो अभी इसके हाथ में ऐसे दिख रहा था, खड़ा ऐसे खड़ा करके ऐसे उसी में गोल 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 चूड़ी को लपेट करके गर्म किया जाता है। आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देकर उसे उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उसको उस पर रंग करता था। बेलन कैसा होता था? बेलन का जो बाहर वाला ऊपर वाला पार्ट होता था, इधर जैसे मान लीजिए ये है तो इधर पतला है और इधर मोटा है ना, तो यहाँ मोटा होता था, इधर पतला होता था। तो इससे क्या होता था कि हर साइज की चूड़ियाँ बन जाती थी। जो भाग मोटा है वहाँ बड़े साइज की चूड़ियाँ बन जाएगी और जो भाग पतला है वहाँ छोटे साइज की चूड़ियाँ बन जाएगी, है ना। तो इस प्रकार वो चूड़ियाँ बनाया करता था और जब चूड़ियाँ बन जाती थी तो उसके बाद उसमें वो रंग भरता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। ऊपर की तस्वीर में हम लोग देखे थे वो मचिया पर बैठा हुआ था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का एक प्रकार का नशा है जो लोग ऐसे सांस लेकर के पीते हैं। बीच बीच में वो पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। जैसे लेखक बदलू काका को प्यार करते थे, वैसे बदलू काका भी लेखक को बहुत मानते थे और उसे लल्ला कहा करते थे। ठीक है, मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बेलन पर चढ़ा करके बदलू काका चूड़ियों को देखते रहते थे, क्योंकि वो देखते थे कि किसी के हाथों में ये चूड़ियाँ कितनी सुंदर लगेगी, कितनी सुंदर दिखेगी, इसलिए वो चूड़ियों को ध्यान से देखा करते थे। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। मनिहार एक जाति होता है जिस उनका पैतृक पेशा था चूड़ियाँ बनाना, मतलब उनके पिताजी भी चूड़ियाँ बनाते थे, उनके दादाजी भी चूड़ियाँ बनाते थे और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। वो बहुत सुंदर चूड़ी बनाता था, इतना सुंदर बनाता था कि अगल बगल के गांव के लोग भी चूड़ियाँ उसी से खरीद के ले जाते थे, लेकिन बदले में वो पैसा नहीं लेता था, अपनी चूड़ियाँ दे करके वो अनाज लेता था। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली उसी को बोलते हैं जो हम एक वस्तु को दे करके दूसरी वस्तु को लेते हैं। ठीक है, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने के लिए लोहे लग गए थे। लोहे लग जाने का अर्थ है कि बहुत परिश्रम करना पड़ गया था, बहुत मेहनत करना पड़ गया था उसे मनाने के लिए। ठीक है, वैसे तो वो मुफ्त में भी चूड़ियाँ दे देता था, पैसा नहीं लेता था, लेकिन जब शादी विवाह है, भैया हर जगह खर्च कर रहे हो तो हमें भी दो, वो जिद लेकर के बैठ जाता था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसके घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी और रुपये जो मिलते थे सो अलग। मतलब नॉर्मल दिनों में अगर वो बेचता था तो उसे कुछ नहीं भी मिलता था तो वो छोड़ देता था, लेकिन जब शादी विवाह का दिन आता था तब वो उनसे बहुत पैसे और बहुत सारी चीज़ें वस्तुएं वो लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से।
यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। हमारे यहाँ जो आज की स्त्रियां पहनती है वो कांच की चूड़ियां होती है, वो लाख की चूड़ियां नहीं होती है। तो जब बदलू कांच की चूड़ियों को देखता था तो उसे बहुत चिढ़ाता था, वो नहीं चाहता था कि स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने। ठीक है, क्यों नहीं चाहता था इसके बारे में देखते हैं। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है। तब बदलू काका बोलते हैं कि वहाँ की तो बात ही अलग है, ये गांव है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि लोग लाख की चूड़ियां ना पहन करके कांच की चूड़ियां पहने। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहनने तो मोच ना आ जाए। लाख की चूड़ियां जो होता है ना वो बहुत भारी और बहुत मजबूत होता है, तभी तो उसे गला करके बनाया जा रहा है, तपा करके बनाया जा रहा है, वो लोहे से तो कम नहीं होगा। तो वही बोलते हैं बदलू काका कि शहर की जो औरतें हैं वो नाजुक होती हैं, अगर वो लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो उनकी कलाई नहीं टूट जाएगी, इसीलिए वो कांच की चूड़ियां पहनती है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, मतलब खातिरदारी होता है ना, खातिरदारी भी करता। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता था। मतलब वो उसे बहुत मानते थे, उसकी बहुत खातिरदारी करते थे। परंतु इस सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वो ये था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। लेखक उस समय बच्चा थे, वो उनको खेलने कूदने में ज़्यादा मन लगेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, क्योंकि वो उनको खेलने के लिए गोलियां बना देते थे लाख का। जैसे बॉल होता है ना हमारे यहाँ, तो वैसा ही गोल गोल बॉल लाख का बना देते थे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। बहुधा मतलब अधिकतर, ठीक है, मैं अधिकतर गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाता था, मामा के यहाँ चला जाता था, और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव में नहीं जा सका। पहले वो हमेशा गर्मी की छुट्टी में जाते थे, लेकिन हुआ कि उनके पिताजी का बदली हो गया, वो बहुत दूर शहर चले गए और फिर वो मामा के गांव नहीं आ पाए। अब देखिए बदलू काका का क्या होता है। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि ही नहीं रही थी। अब उनको, बच्चा कब खेलता है, जब छोटा होता है। अब वो 10-15 साल बड़े हो गए तो उनको गेंद से खेलने में अब कोई दिलचस्पी नहीं रहा। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू काका का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। जहां बदलू काका किसी को कांच की चूड़ियां नहीं पहनने देते थे, वहीं लेखक देखते हैं कि गांव की सारी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी हुई है। तब देखिए क्या करते हैं, विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, मतलब बहुत कम लोगों के हाथों में लाख की चूड़ियां थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। जब किसी को किसी की ज़रूरत होती है तभी लोग उसे याद करते हैं। अब लेखक को उनका ध्यान नहीं आया क्योंकि अब उन्हें खेलने में रुचि नहीं थी, लेकिन जब उनकी बहन को चूड़ियां गड़ी कांच की तब उन्हें ध्यान आया कि एक बदलू काका भी थे जो क्या लाख की चूड़ियां बनाया करते थे। तब उनके घर पे गए और देखे कि वो ऐसे ही लेटे हुए हैं। लेखक बोलते हैं, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका,
आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। वो अपना नाम बताए कि मैं जनार्दन हूँ, आपके पास से जब छोटा था तब गोलियां बनाकर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार चुका हो, और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। बोलता है कि आओ आओ बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। बैठ गए और बोले कि नहीं काका, अब इधर नहीं आ पाता हूँ। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई और ना ही भट्ठी जिसमें वो चूड़ियाँ बनाया करता था। तब बोलते हैं, आजकल काम नहीं करते क्या काका? पूछते हैं। नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में वो कहाँ संभव है। बेचारे का भरण पोषण लाख की चूड़ियाँ बना करके ही होता था, लेकिन मशीन के निर्माण की वजह से उनकी ये व्यवसाय उनसे छीन गई, है ना। देखिए अब क्या होता है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ जाती है और वह देर तक खांसता रहता है। अब बुजुर्ग हो गया है, लड़का भी तो 10-15 साल बड़ा हो गया, तो वो जो थे बदलू काका वो बुजुर्ग हो गए हैं। मुझे लगा उसे दामा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नभें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दामा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगी। वो बोलते हैं कि दामा नहीं है, कुछ ही दिनों से ये खांसी हुई है और कुछ दिनों में ठीक भी हो जाएगी। लेखक फिर भी चुप रहे। मुझे लगा उनके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब बदलू काका पूरी तरह से बदल चुके थे। वो शांत रहने लगे थे, पहले की तरह ज़्यादा बातें वो नहीं किया करते थे। लेखक सोचते हैं कि मशीन के निर्माण से बहुत सारे लोगों के हाथ कट गए हैं, उनका व्यवसाय उनसे छिन गया है ना। जहाँ 50 लोग काम करते थे किसी भट्टी में, वहाँ एक मशीन अकेले कर ले रहा है वो काम, और उनसे कम समय में कर ले रहा है। तो उन 50 लोगों का व्यवसाय क्या हुआ? छिन गया। तो ये सोचते रहते हैं वो बैठे बैठे। तब पूछते हैं, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब जब पूरा शांति का माहौल बन गया तो कुछ तो परिवर्तन लाना चाहिए। तब लेखक पूछते हैं कि आपका आम का जो फसल था वो कैसा है काका? काका बोलते हैं, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। बोलते हैं कि अब उनको बहुत सारी चिंताएं थी, जिसमें वो लल्ला की खातिरदारी करना भूल गए थे। जबकि जब भी लल्ला उनके दुकान पर भट्टी पर आया करता था, वो सबसे पहले यही बोलते थे, लल्ला के लिए मछिया लाओ, और फिर उसे आम खिलाते थे, जो कि आज वो भूल गए। तब लेखक बोलते हैं, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? बोलते हैं, नहीं नहीं, तुमको आम खिलाए बिना मैं नहीं जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? अब कुछ बचा ही नहीं था, कोई आमदनी ही नहीं था, तो गाय को कहाँ से खिलाता? इसलिए मैंने गाय को बेच दी। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डालिया में ढेर से आम लेकर के आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। काका बोले कि अब शहर में जाकर के तुम भी बदल गए हो। जब मैं तुम्हारे जैसा था तो इससे 4 गुने ज़्यादा आम खा लिया करता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। एक नया नया पेड़ तैयार हुआ था सिंदूरी आम का, जो कि ऊपर से लाल रंग का होता है, लाल लाल हल्का हल्का लगता है, उसमें से वो उनको देते हैं।
रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, मतलब बहुत ही खिल रही थी, अच्छी लग रही थी। देखिए, जहां गांव की सारी औरतें कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी, लाख की चूड़ियों का नामो निशान मिट गया था, वहां बदलू काका की जो बेटी है वो अभी भी लाख की चूड़ियां पहनती थी, जो कि उसके हाथों में बहुत अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से जाकर के ले आओ। जमींदार जो थे वो अपनी बेटी की शादी पर चूड़ियां बनाए थे, लेकिन उनको क्या लगा कि अब तो इसका महत्व है नहीं, अब लाख की चूड़ियां कौन पहनता है, इसीलिए वो बदलू काका को बहुत कम पैसे दे रहे थे। तो बदलू काका उन्हें ना दे करके अपनी बेटी को वो चूड़ियां पहना देते हैं। मैंने आम ले लिए हैं और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो कि आसानी से टूट जाए। बदलू काका की चूड़ियों को अब कोई नहीं खरीदता था, लेकिन फिर भी बदलू काका हार नहीं माने। भले ही पूरा गांव कांच की चूड़ियां पहन रहा हो, लेकिन वो अपना अस्तित्व नहीं छोड़े थे। वो अपनी चूड़ियों का दाम विवाह के अवसर पर कम नहीं करते थे और इसके साथ ही वो अपनी बेटी को लाख की चूड़ियां ही पहनाया करते थे, है ना। ये थी कामता नाथ की कहानी। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कह करके बदलू काका क्यों कहता था? इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव इसीलिए जाते थे क्योंकि वहां बदलू काका जो थे उन्हें लाख की गोलियां बना करके देते थे, मतलब बॉल्स बना करके देते थे, जिससे वो खेला करते थे। और वो मामा न कह करके काका इसलिए कहते थे क्योंकि गांव के सारे लड़के उन्हें काका कहा करते थे। इसीलिए होता है ना देखा देखी, तो वो भी देखा देखी बदलू काका को काका ही कहा करते थे। दूसरा है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली एक होती है जिसमें बहुत पहले ये प्रचलित था, अब नहीं होता है, जिसमें लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ही लेते हैं। जैसे अगर पहले के लोग होते थे कि दुकान जाते थे, उनको राशन लेना है तो वो राशन लेने के बदले कुछ अनाज देते थे या अपने कुछ वस्तुएं देते थे, तो इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। ठीक है। विनिमय की अभी प्रचलित जो प्रणाली है वो है मुद्रा प्रणाली। अब हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा लेकर के जाते हैं, पैसे रुपए लेकर जाते हैं और हम लोग सामान खरीदते हैं। तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इस पंक्ति में लेखक बेरोजगारी की ओर संकेत किए हैं कि मशीन के निर्माण की वजह से उनका रोजगार उनसे छिन गया है। उनके साथ हजारों लोगों के रोजगार उनसे छिन गए हैं, क्योंकि जो मशीन है वो एक साथ 50 व्यक्तियों के काम अकेला कर ले रहा है और उनसे कम समय में कर ले रहा है, जिसके कारण लोगों का व्यवसाय खत्म हो गया है। चौथा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू के मन में ये व्यथा थी कि लोग अब लाख की चूड़ियां ना पहन करके कांच की चूड़ियां पहनने लगे हैं, जो कि कभी भी बदलू काका को ये पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि गांव की कोई भी औरतें कांच की चूड़ियां पहने। कांच की चूड़ियां बहुत ही खतरनाक होती है, जब वो टूट के आपके हाथों में गड़ जाएगी तो वो खून आने लगता है हाथों से, है ना। पांचवा है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। बदलू का रोजगार जो था बंद हो गया, बदलू का भट्ठी बंद हो गया, वो बेरोजगार हो गया, है ना। तो ये था लाख की चूड़ियाँ, ये हमारी कहानी जिसके बारे में हम लोग पढ़े। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें बताइएगा और इसका प्रश्न उत्तर का नोट्स बनाइएगा। ठीक है, देखिए बड़ा होने के बाद आया है इनके पास।
ठीक है, तो इसके सारे प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा अपने कॉपी में एकदम सही तरीके से। ठीक है, धन्यवाद।